हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फी डाइव में। पिछले वीडियो में अपने किया था बेटे धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। 2 पॉइंट अपने उसमें देखे थे। एक था धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, दूसरा अपने पढ़ा था धारावाही वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। दोनों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, पूरे वीडियो को अच्छे तरह से देखना। जहाँ समझ में नहीं आए तो आप मेरे से संपर्क जरूर करना। कैसे? कमेंट के द्वारा। अब अपने पास आता है बेटा हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियां। हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियां, देखिए बेटा हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियां जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है 1 नंबर का, और मोस्टली बोर्ड में पूछ लिया जाता है। मैं पहले से बताता हूँ कि क्या क्वेश्चन आता है, हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियों का क्या उपयोग है। और एक बार बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है, उसमें नाम पूछ लिया गया था। एक तो इसका उपयोग पूछ लिया जाता है, दूसरा इसका नाम भी पूछ लिया जाता है। तो दोनों तरह से अपने को ध्यान रखना है। हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियाँ होती क्या है बेटे? 2 समाक्षीय तथा समान त्रिज्या की, 2 समाक्षीय यानी अक्ष क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। 2 समाक्षीय तथा समान त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडलियां जिनमें समान प्रबलता की धारा समान दिशा में प्रवाहित होती है, परस्पर समांतर एक दूसरे से त्रिज्या के बराबर दूरी पर स्थित हो, यानी दोनों कुंडलियों के बीच की जो दूरी है, दोनों कुंडलियों के केंद्रों के बीच की जो दूरी है वो इनकी त्रिज्या के बराबर हो, तो ऐसी कुंडलियां क्या कहलाती हैं? हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियां कहलाती है। 2 समाक्षीय तथा समान त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडलियां जिनमें समान प्रबलता की धारा समान दिशा में प्रवाहित होती है तथा एक दूसरे के समांतर स्थित हो और इनके केंद्रों के बीच की दूरी इनकी त्रिज्या के बराबर हो, तो इन्हें हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियां कहते हैं। हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियां कहते हैं। ये अपने पास इसकी डेफिनेशन है हेल्महोल्ट्ज़ कुंडली। 2 समाक्षीय यानी दोनों का अक्ष एक ही होगा, विचित्र बनाएंगे अपने। त्रिज्या दोनों की समान होगी, वृत्ताकार कुंडलियां होगी बेटा जिनमें समान प्रबलता की धारा समान दिशा में प्रवाहित होती है, एक दूसरे के समांतर स्थित होगी और इनके केंद्रों के बीच की जो दूरी है वो इनकी त्रिज्या के बराबर। ये कंडीशन सारी की सारी फुलफिल होनी चाहिए, तब ये अपने पास क्या कहलाती है? हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियां कहलाती है। हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियों का उपयोग जो है बेटे वो समरूप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने में किया जाता है। इन कुंडलियों के केंद्रों यानी कुंडलियों का जो मध्य बिंदु होता है वहाँ चुंबकीय क्षेत्र का मान जो होता है बेटे वो लगभग क्या होता है? समरूप रहता है, यानी एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो ये अपने पास इनकी परिभाषा है। अब अपने इनका चित्र देख लेते हैं क्या है। अपने पास क्या है? 2 समाक्षीय तथा समान त्रिज्या की, 2 समाक्षीय तथा समान त्रिज्या की, यानी दोनों का अक्ष एक ही है। इसकी त्रिज्या a, इसकी भी त्रिज्या a, और दोनों के केंद्रों के बीच की जो दूरी है वो भी a है। दोनों कुंडलियों में समान प्रबलता की धारा, इसमें I इसमें भी I, दोनों में अपने जो ले रहे हैं
वो एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं, यानी ये दोनों कुंडलियाँ इस तरह से व्यवस्थित है और इनके केंद्रों के जो बीच की दूरी है इस तरह से व्यवस्थित है। इनके केंद्रों के बीच की जो दूरी है, ये वाली जो दूरी है, ये जो दूरी है, ये दूरी इनकी त्रिज्या के क्या है, बराबर है। इस कुंडली में भी धारा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज बह रही है, मतलब ऐसे बह रही है, और इस कुंडली में भी धारा इसी तरह से एंटी क्लॉकवाइज प्रवाहित हो रही है। तो ये जो व्यवस्था होती है, इस व्यवस्था को क्या कहते हैं, हेल्महोल्ट्ज़ कुंडली कहते हैं। अपने क्या करना है बेटा, अपने को इनके मध्य बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो मध्य बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र, इस कुंडली के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। इस कुंडली के कारण, दोबारा देखिए बेटा आराम से, धारा इस कुंडली में ऐसे बह रही है इस तरह से, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी, ये, यानी मैं नाम दे देता हूँ B1 पहली कुंडली के कारण। इस कुंडली में धारा जो है, इस कुंडली में भी धारा की दिशा ये है, तो यहाँ भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, इसके कारण भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा O बिंदु पर ये हो जाएगी। तो दोनों कुंडलियों के मध्य बिंदु यानी बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र, O पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या आ जाएगा बेटा, O पर चुंबकीय क्षेत्र का जब मान ज्ञात करेंगे बेटे, तो अपने पास आ जाएगा B = B1 + B2। क्यों जुड़ क्यों रहा है बेटे, क्योंकि दोनों ही कुंडलियों के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, एक ही है। अब अपने पास क्या आ जाएगा, किसी कुंडली के मध्य बिंदु, कुंडली, इस कुंडली से इस बिंदु की दूरी होगी A/2, और अपने कल पढ़ा था बेटा, धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण कुंडली के अक्ष से, कुंडली के केंद्र से x = A/2 पर चुंबकीय क्षेत्र का मान पढ़ा था। अपने पास क्या था, अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला था μ0 NiA² अपूर्ण अपने पास था बेटा 2 × A² + x² की पावर 3/2। इस केस में अपने पास x का मान कितना हो गया बेटा, A/2। जब A/2 रख के B1 का मान ज्ञात करेंगे बेटे, μ0 NiA² अपूर्ण अपने पास आ गया 2 × A² प्लस अपने पास आ जाएगा A²/4 की पावर 3/2। ये अपने पास आ गया μ0 NiA² अपूर्ण अपने पास आ गया 2 × यह आ जाएगा 5A²/4, तो यह आ जाएगा 5A²/4 × √5/2 × A, 3/2 पावर करेंगे तो अपने पास ये आ जाएगा। इस 2 से बेटा ये 2 कैंसिल हो गया, A² से A² कैंसिल हो गया, ये अपने पास आ गया बेटे 4/5√5, ये अपने पास आ गया μ0 Ni अपूर्ण अपने पास क्या आ गया A। एक कुंडली के कारण इतना चुंबकीय क्षेत्र O बिंदु पर, दूसरे के कारण भी इतना ही होगा। तो अपने पास ये तो मैंने ज्ञात करके बता दिया बेटा कि A/2 दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। O पर चुंबकीय क्षेत्र अपने पास आ गया B = अपने पास आएगा 4/5√5 μ0 Ni अपूर्ण A प्लस अपने पास आएगा 4/5√5 μ0 Ni अपूर्ण A। तो कुल चुंबकीय क्षेत्र अपने पास क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा बेटे, यानी अपने पास आ जाएगा 8/5√5 μ0 Ni अपूर्ण A आ जाएगा। ये अपने पास क्या आ गया, चुंबकीय क्षेत्र का मान आ जाएगा इनके मध्य बिंदु पर। बात समझाइए बेटे। अपने इसको क्या कर सकते हैं, किसी एक कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र के पदों में भी ज्ञात कर सकते हैं। जब एक कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र के पदों में ज्ञात करेंगे तो इसको ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देते हैं। ऊपर नीचे 2 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 16/5√5 इंटू अपने पास आ जाएगा μ0 Ni अपूर्ण अपने पास आ जाएगा 2A। ये μ0 Ni अपूर्ण 2A ये किसी कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है, और उसका इतने गुणा जो है, इतने गुणा, इसको अपने जब सोल्व करेंगे तो अपने पास इतने गुणा चुंबकीय क्षेत्र कहाँ जाएगा, O बिंदु पर आ जाएगा। मतलब केंद्र से ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र 1.43 इतना ऑलमोस्ट ये वैल्यू आती है, इतने टाइम गुणा होता है ये किसका, केंद्र का। पता लगा। अब आता है बेटे अपने पास इसका ग्राफ बनाएं तो बेटे ये पहली कुंडली के लिए, ये दूसरी कुंडली के लिए बेटा वही तरीका अपने पास चुंबकीय क्षेत्र का मान इस तरह से होता है। ये इस कुंडली के लिए हो जाएगा। इन दोनों का जो परिणामी आएगा बेटा वो ये आएगा।
तो ये परिणामी चुंबकीय क्षेत्र है, ये केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र से हमेशा क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। ये परिणामी चुंबकीय क्षेत्र है, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र। ये मध्य बिंदु हो गया बेटा O, ये केंद्र O1 हो गया, ये केंद्र O2। ये पहली कुंडली के कारण यानी B1 हो गया, ये दूसरी कुंडली के कारण B2 हो गया। अब देखिए बेटा, ये समरूप चुंबकीय क्षेत्र, इनके बीच में जो है वो चुंबकीय क्षेत्र समरूप कैसे रहेगा बेटा, जब अपने इस कुंडली से दूर जाएंगे, इस कुंडली से दूर जाएंगे चुंबकीय क्षेत्र कम होगा, लेकिन जब इससे दूर जाएंगे तो इसके नज़दीक जाएंगे तो इससे चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा। दोनों की दिशा एक ही होगी, एक होगी तो चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है वो लगभग क्या रहेगा, नियत रहेगा। तो ये जो युक्ति है वो समरूप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के काम आती है। जैसा कि मैंने पहले बताया बेटा, बोर्ड में ये क्वेश्चन आया हुआ है, समरूप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने वाली युक्ति का नाम लिखिए। तो समरूप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है, हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियों का उपयोग किया जाता है। समझे आ गया होगा बेटा, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है अपने पास। नेक्स्ट अपने पास आता है बेटा, चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। और ये बेटा आपको बहुत ही अच्छी तरह से टॉपिक करना है, क्योंकि ये टॉपिक जब करोगे तो अपने पास जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा और वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। देखिए बेटा, अपने मान लेते हैं कि अपने पास m द्रव्यमान का और Q आवेश का एक आवेशित कण है, m द्रव्यमान का और Q आवेश का एक आवेशित कण है जो v वेग से, वेक्टर v वेग से चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर b में गति करता है। जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है बेटा, तो ये क्या करता है, चुंबकीय बल का अनुभव करता है। अपने ऐसे क्षेत्र में गति पड़ रहे हैं जहाँ केवल क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। और जब आवेशित कण इस चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है और ये बल का अनुभव करता है, तो निश्चित रूप से जो बल होगा वो चुंबकीय बल होगा। अपने चुंबकीय क्षेत्र को परिभाषित करने के लिए इस बल को डिटेल से पढ़ भी चुके हैं। तो आवेशित कण पर लगने वाला चुंबकीय बल, आवेशित कण पर चुंबकीय बल, चुंबकीय बल अपने पास है बेटा वेक्टर F इज इक्वल टू Q वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। चुंबकीय बल का मान अपने पास आ गया वेक्टर F इज इक्वल टू Q इंटू वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। अपने पास F की जो डायरेक्शन है वो इसकी क्रॉस प्रोडक्ट की जो डायरेक्शन आएगी उसके अनुदिश हो जाएगी। अपने पास क्या है बेटा, इसका मापांक, बल का मापांक अगर अपने ज्ञात करें तो यह जाएगा QVB साइन थीटा। बल का जो मापांक है वो अपने पास आ गया F का मापांक यानी परिमाण इज इक्वल टू अपने पास आ गया QVB साइन थीटा। अब अपने पास इसकी विशेष स्थितियां हैं बेटा। विशेष स्थितियों में अपने पास क्या है, अपने पास इसमें क्या है, स्पेशल केस है बेटा, विशेष स्थितियां। विशेष स्थितियां अपने पास क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा ये विशेष स्थितियां जो हैं। विशेष स्थितियों में नंबर 1 अपने पास है कि यदि आवेशित कण विरामावस्था में है, विरामावस्था में है, विरामावस्था में इसका मतलब v इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू 0, तब समीकरण 1 से अपने पास F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, 0। यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में विरामावस्था में स्थित है तो आवेशित कण पर कोई भी बल नहीं लगता है, यानी चुंबकीय बल का मान 0 होता है। मतलब विरामावस्था में स्थित आवेशित कण पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल नहीं लगता है, मतलब बल का मान क्या होता है, 0 होता है। दूसरा कंडीशन अपने पास है बेटा, यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर या प्रति समांतर गति करता है, यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर या प्रति समांतर
प्रति समांतर गति करता है, या तो वो समांतर गति करे बेटे या प्रति समांतर गति करे, तब क्या होगा, समांतर होगा तो थीटा इज इक्वल टू 0 होगा, और अगर प्रति समांतर होगा तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। समांतर की स्थिति के लिए थीटा का मान 0 और प्रति समांतर के लिए थीटा का मान क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। और दोनों ही केस में साइन 0 का मान भी और साइन 180 का मान भी 0 होता है। तो समीकरण 1 से अपने पास f की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। f का मान क्या आ गया, 0। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है बेटा, और ये CBSE में आया हुआ भी है। ये अपने पास ये पूछता है कि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है, उस पर बल का मान 0 होगा, उसकी 2 स्थितियां लिखिए। आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है, उस पर बल का मान 0 होगा, उसकी 2 स्थितियां लिखिए बेटा। तो एक स्थिति तो ये है कि आवेशित कण जो है वो विरामावस्था में है, दूसरी स्थिति है कि आवेशित कण गति कर रहा है, तो वो या तो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति कर रहा है या चुंबकीय क्षेत्र के प्रति समांतर गति कर रहा है। यहाँ गलती क्या करते हैं, गलती अपने ये कर लेते हैं कि Q का मान 0 रख दें, B का मान 0 रख दें, लेकिन भाषा क्या है क्वेश्चन की भाषा है आवेशित कण। आवेशित कण अगर बोला जा रहा है तो Q का मान 0 नहीं हो सकता, और अपने ये कह रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में तो B का मान 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि इनको 0 रख के अपने को कंडीशन नहीं बतानी है कि बल का मान 0 होगा। बात समझ गए। अपने पास क्या है, ये 2 कंडीशन ऐसी है जिनमें आवेशित कण जो है वो बल का अनुभव नहीं करेगा। कौन सी स्थिति, जब उसका वेग 0 मतलब वो विरामावस्था में हो, दूसरी स्थिति कि वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर या प्रति समांतर गति करता है। इसको चित्र से अगर अपने दिखाएं, चित्र से अपने इस तरह से दिखा सकते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र है वेक्टर बी, इसमें एक आवेशित कण v वेग से प्रवेश करता है। Q ये इसका वेग है v। ये देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है। जब ये चुंबकीय क्षेत्र के समांतर इसमें प्रवेश करेगा तो इस पर लगने वाले चुंबकीय बल का मान क्या होगा, 0 होगा। तो यह अपने पथ से विचलित हुए बिना सीधा निकल जाएगा, यानी अपने पथ से विचलित नहीं होगा। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि ये आवेशित कण जो है वो v वेग से चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में, मतलब प्रति समांतर। जब ये प्रति समांतर इसमें प्रवेश करेगा तब भी ये अपने मार्ग से विचलित हुए बिना चुंबकीय क्षेत्र से सीधा पार निकल जाएगा, इस पर कोई बल नहीं लगेगा। तो ये 2 कंडीशन ऐसी है बेटा जिनमें आवेशित कण पर लगने वाले चुंबकीय बल का मान 0 होता है। तीसरी कंडीशन देखिए बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन है। तीसरी कंडीशन अपने पास है जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है। तीसरी कंडीशन अपने पास बेटा, जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है। अगर आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करेगा बेटे तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 होगी। थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90। समीकरण 1 से बेटा, समीकरण 1 से f की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी बेटा इस केस में QVB। इस स्थिति में आवेशित कण पर लगने वाले चुंबकीय बल अधिकतम हो जाएगा। अब अपने इसको किस तरह से चित्र के द्वारा कैसे देखें, ये अपने पास बेटा चुंबकीय क्षेत्र है। यहाँ ध्यान रखना है बेटा, इस पर भी कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं। ये अपने पास क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। मैं इस चुंबकीय क्षेत्र को क्रॉस से दिखा रहा हूँ। ये अपने पास चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी है, क्रॉस से दिखाते हैं। जब भी अपने क्रॉस से, हालांकि कोई नियम नहीं है बेटे, लेकिन जब अपने क्रॉस से दिखाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत नीचे की ओर होता है, और अगर अपने डॉट से दिखाते हैं, ऐसे डॉट के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र को दिखाते हैं तो ये तल के लंबवत ऊपर की तरफ होता है। इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तल के लंबवत नीचे की तरफ है और इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तल के लंबवत ऊपर की तरफ है। कारण क्या है, ऐसा कैसे अपने को पता लगे, इसका रीजन मैं बता देता हूँ। लेकिन कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्पेशली
उल्टा भी शो कर देते हैं। तो कोई नियम नहीं, लेकिन ऐसा शो किया जाता है। अपने ऐसे कैसे कह दें कि ये तो नीचे की तरफ है, ये ऊपर की ओर है, इसका रीजन मैं बता देता हूँ। किसी भी सदिश को अपने एक तीर के द्वारा दिखाते हैं। कोई भी जो सदिश है उसको अपने क्या करते हैं, तीर के द्वारा। इसको अपने शीर्ष या सिर बोलते हैं बेटा, और इसको क्या बोलते हैं, पूंछ बोलते हैं। किसी सदिश को अपने तीर के द्वारा दिखाते हैं। जब तीर अपनी तरफ आएगा, तीर यानी तीर की जो दिशा होती है वही सदिश की क्या होती है, दिशा होती है। तो जब तीर अपनी तरफ आएगा तो इस तीर की नोक दिखेगी अपने को। ये नोक जो है वो बिंदुनुमा होगी। तो जब अपने बिंदु से दिखाएंगे चुंबकीय क्षेत्र को तो वो तल के लंबवत ऊपर की तरफ होगा। जब ये तीर नीचे की तरफ जा रहा होगा तो अपने को ये पूंछ दिखेगी। जब ये पूंछ दिखेगी तो ये वाला पार्ट दिखेगा अपने को तीर का। ये पार्ट जो है वो क्रॉस के रूप में दिखता है। तो जब अपने क्रॉस से दिखाएंगे इसका मतलब तीर नीचे की तरफ जा रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नीचे की तरफ है। और अगर अपने डॉट से दिखा रहे हैं इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तल के लंबवत ऊपर की तरफ है। अब आता है बेटा कि ये आवेशित कण जो था ये इस चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है। अपने एक बात समझ गए कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तल के लंबवत नीचे की तरफ है। इसमें एक आवेशित कण प्रवेश किया, ये क्यू आवेश का कण है, v वेग से इसमें प्रवेश किया। जैसे ये इसके अंदर प्रवेश किया इस पर बल लगा, F इज इक्वल टू क्यू वी बी। बल एक सदिश राशि है बेटा, तो इस बल की दिशा क्या होगी, बल की दिशा दाहिने हथेली के नियम से ज्ञात करेंगे। दाहिने हाथ की हथेली के नियम से ज्ञात करेंगे बेटा। यहाँ ध्यान से सुनिए बेटा, अच्छी तरह से अगर आपके समझ में आ गया तो कहीं समस्या नहीं आएगी। ध्यान से सुनिए, दाहिने हाथ की अंगुलियों और अंगूठे को एक दूसरे के लंबवत फैलाएंगे और इस तरह से फैलाएंगे कि अंगूठा धनावेश की गति की दिशा को व्यक्त करे, फैली हुई अंगुलियां जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करे, तो हथेली पर डाला गया लंब चुंबकीय बल की दिशा को व्यक्त करेगा। अंगूठा धनावेश की गति की दिशा को व्यक्त करे। यहाँ याद रखना बेटा, अंगूठा धनावेश की गति की दिशा को व्यक्त करे, फैली हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करे, तो हथेली पर डाला गया लंब जो है वो चुंबकीय बल की दिशा को व्यक्त करेगा। समझ में आ गया होगा बेटे। यहाँ लगा के दिखाता हूँ मैं आपको, अप्लाई कैसे करेंगे इसको। ये आवेशित कण धनावेश है अपने पास, ये अंगूठे की दिशा में गति कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तल के लंबवत नीचे की तरफ है, तो इस पर जो चुंबकीय बल लगेगा वो इस तरफ ऊपर की तरफ लगेगा। क्लियर बेटा। जब ये बल ऊपर की तरफ लगेगा तो जैसे आवेशित कण ने इसमें प्रवेश किया, इस पर बल ऊपर की तरफ लगा, तो ये क्या होगा, ऐसे गति करता हुआ वर्ताकार पथ में गतिशील हो जाएगा। यानी ये जैसे इसमें प्रवेश करेगा इस पर बल इस तरह से लगेगा कि ये चुंबकीय क्षेत्र में क्या करेगा, वर्ताकार पथ में गतिशील हो जाएगा। बात समझ आई। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जब वर्ताकार पथ में गति करेगा तो हरेक बिंदु पर इस पर जो बल लगेगा, यानी ये वेग की दिशा होगी स्पर्श रेखा की दिशा में, बल की दिशा ये होगी। इस बिंदु पर अगर अपने देखें तो वेग की दिशा ये हो जाएगी स्पर्श रेखा की दिशा में, बल की दिशा क्या हो जाएगी, केंद्र की तरफ। इस बिंदु पर देखें तो वेग की दिशा ये हो जाएगी, बल की दिशा केंद्र की तरफ। इस बिंदु पर देखें तो वेग की दिशा ये हो गई, बल की दिशा ये। मतलब हर एक बिंदु पर क्या होगा, बल जो होगा वो वेग के और चुंबकीय क्षेत्र के क्या होगा, लंबवत होगा। बात समझ आ गई बेटा। तो जब अपने क्या करते हैं, ये आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करेगा, धनावेश है, ये जब चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करेगा तो इस पर लगने वाले चुंबकीय बल के कारण ये आवेशित कण जो है वो वर्ताकार पथ में गतिशील हो जाता है। जब ये वर्ताकार पथ में गतिशील हो गया तो वर्ताकार पथ में जब भी कोई वस्तु गति करती है बेटा तो उसको एक अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है। इस आवेशित कण को भी अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होगी। कोई भी वस्तु हो जब वो वर्ताकार पथ में गति करती है तो उसे अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है। तो बेटा इस आवेशित कण को ये अभिकेंद्रीय बल कहाँ से मिलेगा, इस आवेशित कण को ये अभिकेंद्रीय बल जो है वो इस चुंबकीय बल से मिलता है। यानी कोई भी पिंड, कोई भी वस्तु जब भी वर्ताकार पथ में गति करेगी उसको अभिकेंद्रीय बल चाहिए ही चाहिए। तो इस आवेशित कणों को ये अभिकेंद्रीय बल कहाँ से मिला, चुंबकीय बल से। तो अपने पास आ जाएगा बेटा अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल बराबर आ जाएगा चुंबकीय बल, चुंबकीय बल।
m द्रव्यमान का कण था v वेग से, यदि ये r त्रिज्या के वर्ताकार पथ में गति कर रहा है, माना वर्ताकार पथ की त्रिज्या जो है, माना वर्ताकार पथ की त्रिज्या जो है वो r है। अगर वर्ताकार पथ की त्रिज्या r है बेटे, तो अभिकेंद्रीय बल अपने पास आ गया mv² बटा r, जो किसके बराबर हो गया, QVB के, चुंबकीय बल के बराबर। इस v की स्क्वायर जो है इस v से कैंसिल हो जाएगी, अपने पास r इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा mv अपॉन QB। ये वर्ताकार पथ की क्या आ गई, त्रिज्या आ गई। जब ये आवेशित कण ये वर्ताकार पथ में गति कर रहा है, तो इसके वर्ताकार पथ की त्रिज्या r इज इक्वल टू अपने पास आ गई mv अपॉन QB। अब देखिए, ये वर्ताकार पथ में जब एक चक्कर पूरा करेगा, तो एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगता है, उस समय को अपने क्या कहते हैं बेटा, आवर्तकाल कहते हैं। उस समय को क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। तो इसका आवर्तकाल क्या होगा, आवर्तकाल t से व्यक्त करेंगे बेटा। समय बराबर होता है बेटा दूरी भाग चाल, सिंपल सा फॉर्मूला अपने पास, दूरी भाग चाल। तो जब ये एक चक्कर पूरा कर लेगा r त्रिज्या के वर्ताकार पथ का, तो कितनी दूरी तय कर लेगा, 2πr, वर्ताकार पथ की परिधि 2πr, चाल इसकी कितनी है v। इसमें r का मान रख देते हैं, इसको अपने समीकरण नंबर दे देते हैं 2, समीकरण 2 से मान रख देते हैं। 2 से जब मान रखेंगे बेटा, तो t इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 2π अपॉन v, r का मान अपने पास है mv अपॉन QB, v से v कैंसिल हो गया, अपने पास आ गया 2πm अपॉन QB। ये समीकरण नंबर आ गई 3rd, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है बेटा, यहाँ से भी 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, अभी बताता हूँ मैं। अब आता है बेटी आवृत्ति। आवर्तकाल का व्युत्क्रम होती है बेटा। आवृत्ति होती है 1 सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या, न्यू इज इक्वल टू होता है 1/t, तो 1/t करेंगे तो अपने पास आ जाएगा QB अपॉन 2πm। ये समीकरण नंबर आ गई 4। एक अपने पास कोणीय आवृत्ति और ज्ञात कर लेते हैं, कोणीय आवृत्ति को अपने ओमेगा से लिखते हैं बेटे। ओमेगा होता है 2π न्यू, इसमें न्यू की वैल्यू पुट कर दें तो ओमेगा इज इक्वल टू आ जाएगा 2π, न्यू का मान अपने पास है बेटे QB अपॉन 2πm, 2π से 2π कैंसिल हो गया, ओमेगा इज इक्वल टू अपने पास आ गया QB अपॉन m। अब बेटा क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ये आता है कि जब कोई आवेशित कण वर्ताकार पथ में गति करता है, जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में वर्ताकार पथ में गति करता है, तो उसका आवर्तकाल और जो आवृत्ति है वो कण के वेग पर निर्भर नहीं करती है। जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में वर्ताकार पथ में गति करता है, तो उसका आवर्तकाल और आवृत्ति जो है वो कण के वेग पर निर्भर नहीं करती है। मतलब ये है बेटा कि अगर आपके पास आवेशित कण पहले 5 मीटर त्रिज्या के आपके पास क्या था, 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहा था, तब उसको जितना टाइम लगा वर्ताकार पथ पूरा करने का, अगर आप वेग बढ़ाकर दुगुना कर देते हो तब भी उसको उतना ही समय लगेगा एक चक्कर पूरा करने में। दोबारा सुन लीजिए बेटा, इसका क्या मीनिंग है। इसका मीनिंग ये है कि एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से वर्ताकार पथ में गति कर रहा था, और उसको जो समय लगा एक चक्कर पूरा करने में वो t था। अगर आपने उसका वेग बढ़ाकर 10 मीटर प्रति सेकंड कर दिया, तो वर्ताकार पथ का एक चक्कर पूरा करने में अब भी उसको कितना समय लगेगा, t समय लगेगा। कारण क्या है बेटा इसका? इसका कारण ये है कि जब अपने उस आवेशित कण का वेग बढ़ाते हैं तो वर्ताकार पथ की त्रिज्या बढ़ जाती है। जब अपने आवेशित कण का वेग बढ़ाएंगे तो वर्ताकार पथ की त्रिज्या बढ़ जाएगी, जबकि उसको लगा समय जो है अपरिवर्तित रहेगा। मतलब न तो आवृत्ति वेग पर निर्भर करती है और न ही समय जो है वो वेग पर निर्भर करता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार बोर्ड में पूछा गया है 1 नंबर का। क्वेश्चन की भाषा कुछ भी बना दी जाती है, इस तरह से भी दे दिया जाता है कि यदि वर्ताकार पथ में गतिशील कण के वेग को दुगुना कर दिया जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा या उसकी आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आवर्तकाल और आवृत्ति जो है
वो आवेशित कण के वेग पर, चुंबकीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं अपने, चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण के वेग पर निर्भर नहीं करते हैं। क्या? आवर्तकाल और आवृत्ति। क्लियर बेटा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब आता है बेटा अपने पास चौथा जो पॉइंट है, चौथी जो कंडीशन है बेटा अपने पास, चौथी स्थिति अपने पास है कि जब आवेशित कण, चौथी कंडीशन अपने पास बेटे, जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में न्यून कोण से प्रवेश करता है। चौथी कंडीशन है जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में न्यून कोण पर प्रवेश करता है, न्यून कोण पर प्रवेश करता है, मीन्स थीटा का मान जो है वो बड़ा है 0 से, लेकिन छोटा है किससे? 90 से। थीटा ग्रेटर देन 0 बट लेस देन क्या है? 90 है। इस स्थिति में समीकरण 1 से बल का जो मान होगा वो F = आ जाएगा QVB sin थीटा। बल का जो मान है वो अपने पास क्या आ जाएगा? QVB sin थीटा। कैसे बेटा? अपने इसको इस तरह से शो करते हैं। एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर प्रवेश करता है बेटा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है B, ठीक है। ये आवेशित कण का वेग है V, ये चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बना रहा है, यानी थीटा कोण पर ये क्या कर रहा है? इसमें प्रवेश कर रहा है। ये अपने पास निर्देशांक बना दिए अपने XYZ। एक आवेशित कण था, Q आवेश का कण, यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र शुरू होता है मूल बिंदु से, तो जैसे ये इसमें प्रवेश करता है तो इसका वेग जो है वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ कितना कोण बनाता है? थीटा कोण बनाता है। इस चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहे कण के वेग के 2 घटक हो जाएंगे बेटा। एक घटक अपने पास इस दिशा में हो जाएगा V cos थीटा, और एक इसके लंबवत हो जाएगा V sin थीटा। घटक का पता है बेटे, थीटा की दिशा में जब भी घटक ज्ञात करते हैं तो उस राशि के साथ कोस थीटा आएगा, और उसके विपरीत दिशा में जब घटक ज्ञात करते हैं तो उस राशि के साथ क्या आता है? साइन थीटा आता है। तो वेग के 2 घटक हो गए। अब एक बार ये दिमाग में लगा रखिए कि आवेशित कण, Q आवेश का कण है, V cos थीटा वेग से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करता है। तो V cos थीटा के कारण, यानी वेग घटक V cos थीटा के कारण आवेशित कण पर कोई बल नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि बल = होता है बेटा आवेश इंटू वेग इंटू चुंबकीय क्षेत्र इंटू साइन किसका? साइन उसका जो कोण बन रहा है वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में। तो यहाँ V की जगह तो अपने पास आ जाएगा V cos थीटा, और थीटा की जगह अपने पास आ गया 0, क्योंकि V cos थीटा और B में कोण 0 है, क्योंकि इन दोनों की दिशा एक ही है। V cos थीटा और B में कोण का मान क्या है? 0। साइन 0 का मान 0 होता है बेटा, तो F = क्या आ गया? 0। मैं ये बोल रहा हूं बेटे कि वेग घटक V cos थीटा के कारण आवेशित कण पर लगने वाले चुंबकीय बल का मान 0 होगा। मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आवेशित कण पर कोई बल नहीं लगेगा। लेकिन वेग घटक V sin थीटा के कारण, वेग घटक V sin थीटा के कारण इस आवेशित कण पर क्या होगा? चुंबकीय बल लगेगा। कितना बेटे? F = Q, यहाँ वेग लिखेंगे, ये चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ अपने साइन लिखेंगे उस एंगल का। किस एंगल का? जो वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में बन रहा है। तो यहाँ V की जगह तो अब आएगा बेटा V sin थीटा, और V sin थीटा और B में कोण, ये V sin थीटा की दिशा है बेटा, ये वाले, ये B की दिशा है बेटा, और इन दोनों के बीच का कोण ये है। तो इन दोनों के बीच में कोण 90 डिग्री का बन रहा है। तो यहाँ अपने पास आ जाएगा 90। साइन 90 का मान 1 होता है बेटे, तो अपने पास ये क्या गया? F = आ गया QVB sin थीटा। मतलब आवेशित कण पर ये चुंबकीय बल लगेगा। मीन्स इस वेग घटक के कारण आवेशित कण पर क्या है? चुंबकीय बल लगेगा, और इसके कारण नहीं लगेगा। ये वेग जो है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, यानी V sin थीटा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। अभी अभी अपने पढ़ा था कि जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो वो वर्ताकार पथ में गति करता है। तो इस वेग घटक के कारण तो आवेशित कण वर्ताकार पथ में गति करेगा, लेकिन इस वेग घटक के कारण आवेशित कण सीधी रेखा में गति करेगा। ये भी पढ़ा था आपने कि जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करता है तो वो अपने पथ से विचलित नहीं होता है।
तो यहाँ दो स्थितियां बन गई कि आवेशित कण सीधी रेखा में भी गति करना चाह रहा है और आवेशित कण वर्ताकार पथ में भी गति करना चाह रहा है, तो इसका संयुक्त प्रभाव हो जाएगा आवेशित कण पर। जब इस पर संयुक्त प्रभाव होगा तो ये आवेशित कण जो है वो चुंबकीय क्षेत्र में कुंडलिनी पथ पर गति करेगा। कुंडलिनी पथ क्या होता है बेटा? जैसे स्प्रिंग होता है उस तरह के पथ में ये गति करेगा। मतलब ये घटक तो इसको वर्ताकार पथ में घुमाता जाएगा और ये इसको आगे की तरफ खींचता जाएगा। तो इसका जो पथ होगा हेलिकल पाथ बोलते हैं इसको, यानी स्प्रिंग जैसे अपने पास होता है, स्प्रिंग जैसी स्थिति में ये गति करना शुरू कर देगा। समझ गए बेटा? दोबारा देखिए, यहाँ दो वेग घटक है, v कोस थीटा और v साइन थीटा। v साइन थीटा तो इसको सीधी रेखा में गति करवाना चाहेगा, गलत बोल गया बेटे, v कोस थीटा जो है वो तो उसको सीधी रेखा में गति करवाना चाहेगा और v साइन थीटा इसको वर्ताकार पथ में गति करना चाहेगा। इन दोनों का जब संयुक्त प्रभाव होगा तो उस संयुक्त प्रभाव की वजह से ये क्या करेगा? कुंडलिनी पथ पर गति करेगा। यदि अपने पास कुंडलिनी पथ की त्रिज्या r हो, कुंडलिनी पथ की त्रिज्या r हो, तो अभिकेंद्रीय बल का मान आ जाएगा अपने पास mv स्क्वायर, v स्क्वायर किस जगह आएगा? v साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू बल अपने पास है कितना? QVB साइन थीटा। v साइन थीटा से इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी, ये आ जाएगा mv साइन थीटा अपॉन r इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा QB। ये बेटा r इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा mv साइन थीटा अपॉन अपने पास आ जाएगा QB। ये r का मान आ गया, कुंडलिनी पथ की त्रिज्या आ जाएगी अपने पास। अब बेटे अपने पास आता है इसका आवर्तकाल क्या होगा? आवर्तकाल t इज इक्वल टू अपने पास होता है बेटे 2 पाई r अपॉन v वेग अपने पास क्या है? v साइन थीटा। इसमें r की वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा, यह आ जाएगा 2 पाई अपॉन v साइन थीटा इंटू r की वैल्यू अपने पास है mv साइन थीटा अपॉन अपने पास आ गया बेटा QB। v साइन थीटा से v साइन थीटा कैंसिल हो गया बेटा, 2 पाई m अपॉन QB। यहाँ भी देखिए बेटा, वर्ताकार पथ में जो समय लगता है, मतलब आवर्तकाल जो है, उस आवर्तकाल का मान वेग पर निर्भर नहीं करता है। आवर्तकाल का मान जो है वो कण के द्रव्यमान पर निर्भर करता है बेटे, कण के आवेश पर निर्भर करता है और चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है। और ये तीनों राशियां ऑलमोस्ट नियत रखी जाती है। जब ये तीनों नियत होगी तो वर्ताकार पथ में आवर्तकाल का मान भी क्या रहेगा? नियत रहेगा। लेकिन इनमें अगर परिवर्तन करते हैं, मतलब m और q है तो चेंजेस नहीं होता, b को अगर अपने चेंज कर देते हैं तो आवर्तकाल जो है वो चेंज हो जाता है। b बढ़ाते हैं तो आवर्तकाल कम हो जाएगा, b को कम करेंगे तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा। तो ये कुंडलिनी पथ पर अपने पास आवर्तकाल, अपने को ये और पता लग गया कि आवर्तकाल का मान जो है वो वेग पर निर्भर नहीं करता है। अब देखो बेटा, ये जो वेग घटक है, ये वेग घटक क्या करता है? इस आवेशित कोण को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में खींचता है। तो एक आवर्तकाल में ये वेग घटक कितनी दूरी पर तक ले जाएगा इस कण को, इस आवेशित कण को, वो कहलाता है बेटा पिच ऑफ हेलिक्स, चूड़ी अंतराल। वो क्या कहलाता है? चूड़ी अंतराल, यानी क्षैतिज दिशा में या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में तय की गई दूरी, चूड़ी अंतराल। चूड़ी अंतराल इसको r से लिखते हैं बेटा, r इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में वेग घटक v कोस थीटा इंटू आवर्तकाल, इसको बोलते हैं चूड़ी अंतराल, पिच ऑफ हेलिक्स, पिच ऑफ हेलिक्स, पिच ऑफ हेलिक्स। r से लिखेंगे बेटा, r इज इक्वल टू अपने पास आ गया v कोस थीटा इंटू टी का मान रख देते हैं बेटे 2 पाई m अपॉन अपने पास आ जाएगा QB। ये अपने पास क्या आ गया? चूड़ी अंतराल आ गया। तो ये था बेटे अपने पास क्या? आवेशित कण की चुंबकीय क्षेत्र में गति। अपने 4 कंडीशन पढ़ी है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है चारों। जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में विरामावस्था में होता है तो उस पर कोई बल नहीं लगता है। दूसरा अपने पास होता है बेटे, अगर वो समांतर गति करता है या प्रति समांतर गति करता है तब भी बल नहीं लगता। लेकिन इसके अलावा जब भी कोई भी कंडीशन है उसमें इस पर बल लगता है, उसके बारे में आपने पढ़ा था। नेक्स्ट अपना टॉपिक है बेटा लोरेंज बल। लोरेंज बल क्या है?
लोरेंज बल। अगर आवेशित कण ऐसे क्षेत्र में गति करता है बेटा जहां विद्युत क्षेत्र भी है और चुंबकीय क्षेत्र भी है, तो आवेशित कण पर विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत बल लगेगा और चुंबकीय क्षेत्र के कारण चुंबकीय बल लगता है। इन दोनों बलों का जो योग होगा बेटा उसे लोरेंज बल कहते हैं। तो लोरेंज बल अपने पास आ जाएगा F = Fe + Fb। लोरेंज बल अपने पास आ गया। आवेशित कण ऐसे क्षेत्र में गति करता है जहां विद्युत बल भी है और चुंबकीय बल भी है। तो विद्युत क्षेत्र भी है और चुंबकीय क्षेत्र भी है। विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत बल लगेगा, चुंबकीय क्षेत्र के कारण चुंबकीय बल लगेगा। इन दोनों बलों का योग क्या कहलाता है? लोरेंज बल। अपने मान लेते हैं कि एक क्यू आवेश का कण है, ऐसे क्षेत्र में गति करता है जहां विद्युत क्षेत्र वेक्टर E है और चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B है। तो आवेशित कण पर विद्युत बल का जो मान होगा वो अपने पास आएगा वेक्टर F = Q वेक्टर E, और चुंबकीय बल का जो मान है बेटे वो अपने पास आएगा क्या? Q × वेक्टर B × वेक्टर B। ये दोनों मान इस इक्वेशन में रख दें तो F = अपने पास वेक्टर F नाम दे देते हैं अपने, Q वेक्टर E प्लस अपने पास आ जाएगा Q × वेक्टर B × वेक्टर B। इससे लोरेंज बल कहते हैं बेटे। इसमें से अगर Q कॉमन लेके लिखना चाहते हैं तो Q कॉमन लेके लिख लीजिए, या जगह वेक्टर E प्लस अपने पास जगह वेक्टर B × वेक्टर B। ये अपने पास क्या है? लोरेंज बल है। इसे लोरेंज बल कहते हैं। अब इसकी भी स्पेशल कंडीशंस है बेटे, विशेष स्थितियां हैं। विशेष स्थितियों में अपने पास क्या है? नंबर 1 अपने पास है स्पेशल केस में, यदि E = 0 यानी आवेशित कण ऐसे क्षेत्र में गति करता है जहां विद्युत क्षेत्र नहीं है। विद्युत क्षेत्र नहीं है तो QE का मान 0 हो जाएगा बेटा, और लोरेंज बल का मान अपने पास आ जाएगा वेक्टर F = Q × वेक्टर B × वेक्टर B। या यूं कहें कि आवेशित कण ऐसे क्षेत्र में गति कर रहा है, आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति कर रहा है। यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति कर रहा है तो FB का मान 0 हो जाएगा। उस केस में लोरेंज बल जो है वो अपने पास क्या आ जाएगा? Q वेक्टर E के बराबर आ जाएगा। लेकिन आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा है। ध्यान से सुनिए बेटा इस कंडीशन को। आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा है, वहां विद्युत क्षेत्र भी है, फिर भी आवेशित कण पर परिणामी बल 0 है। आवेशित कण पर परिणामी बल 0 है, मतलब F का मान 0 है, और आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा है। लंबवत गति कर रहा है तो चुंबकीय बल का मान 0 नहीं होगा, और विद्युत क्षेत्र है तो विद्युत बल का मान भी 0, लेकिन परिणामी बल 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि आवेशित कण पर लगने वाले विद्युत बल का परिमाण उस पर लगने वाले चुंबकीय बल के परिमाण के बराबर है, परंतु दोनों की दिशा विपरीत है। तो इस केस में अपने पास क्या होगा? इस केस में अपने पास होगा विद्युत बल बराबर होगा बेटा चुंबकीय बल। लंबवत है तो sin 90 होगा, sin 90 का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इससे अपने पास क्या आ जाएगा? E = आ गया VB, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा। V = अपने पास आ जाएगा E/V। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा। इसका उपयोग जो है वो वेग वर्णकारी में किया जाता है। वेग वर्णकारी, वेलोसिटी फिल्टर बोलते हैं। वेलोसिटी फिल्टर में इसका उपयोग करते हैं, और आगे अपने जब विद्युत चुंबकीय तरंगे पढ़ेंगे तब भी ये फॉर्मूला अपने काम में लेंगे। तो V = E/B, अपने E और B को एडजस्ट करके आवेशित यानी इच्छित वेग का आवेशित कण अपने प्राप्त कर सकते हैं। E और B को चेंज करके इच्छित वेग का अपने क्या कर सकते हैं? आवेशित कण प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था बेटा लोरेंज बल। अच्छी तरह से पूरा वीडियो देखना बेटा, अच्छी तरह से समझना, क्योंकि जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है वो इसी पे बेस्ड है। तो अगर ये आपको अच्छी तरह से आएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो निश्चित रूप से आपको बड़ा इजी लगेगा। पूरा वीडियो देखना। वीडियो देखने के बाद चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए। थैंक्स।